हेलो एवरीवन, मैं शिवांकर मेहता फ्रॉम आईटी धनबाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल इंटीग्रेटिव लर्निंग पे, जहां हमारी सोच आप सबों तक बेहतरीन एजुकेशन को पहुंचाने की होती है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एक बड़ा टॉपिक भी है। इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। मैं सारी चीज़ों को कवर करूँगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर बात करेंगे और अच्छी तरीके से समझेंगे कि अलग अलग चार्जेज की वजह से या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू करने से पहले मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करना चाहूँगा। कमेंट सेक्शन में किसी ने वो क्वेश्चन पूछा था और मैं वो क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में कराना भूल गया, तो आइए स्टार्टिंग में वो क्वेश्चन देख लेते हैं। कूलम्ब्स लॉ के ऊपर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको समझ लेते हैं, उसके बाद इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन किसी ने हमसे कमेंट सेक्शन में पूछा था। क्या ये क्वेश्चन ये है कि एक चार्ज क्यू को दो अनचार्ज स्फीयर्स पे हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें ताकि उन दोनों के बीच का फोर्स मिनिमम हो। तो अगर दो स्फीयर्स हैं और इस चार्ज को इन दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मैं सपोज कर लेता हूँ कि इस पे जो चार्ज है वो स्मॉल क्यू है, तो इस पर कितना बचेगा, क्यू माइनस क्यू। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आर ले लो। तो यहाँ से फोर्स का एक्सप्रेशन क्या लिख सकते हो कूलम्ब्स लॉ से, क्यू माइनस क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब मिनिमम या मैक्सिमम कंडीशन कैसे फाइंड करते हैं, तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्सप्रेशन को, और जीरो से इक्वेट करके जो कंडीशन आती है वही कंडीशन, उसी कंडीशन से मिनिमम या मैक्सिमम फोर्स निकालते हैं हम। तो देखो, इसको डिफ्रेंशिएट करना है हमें क्यू के रिस्पेक्ट में। तो पहले डिफ्रेंशिएशन की कुछ बेसिक जो यहाँ पे यूज हो रहा है रूल, वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि 12th के स्टार्टिंग में तुम लोग डिफ्रेंशिएशन नहीं पढ़े होगे, मैं ये मान के चल रहा हूँ। बाद में जब जाओगे मैथ का कोर्स आगे बढ़ेगा, क्लास 12th में डिफ्रेंशिएशन पढ़ोगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो देखो, अगर x का हमें किसी फंक्शन x टू द पावर n का डिफ्रेंशिएशन करना है, ये फंक्शन गिवन है और हमें y इज इक्वल टू, मान लो कि y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n गिवन है, ठीक है। अब हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो कुछ नहीं, इसका रूल होता है, इसके पावर को, जो पावर है उसको यहाँ लाते हैं और इसके पावर को एक से डिक्रीज कर देते हैं। तो x टू द पावर n का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन। कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है। अगर y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो dy कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। तो अगर y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो dy बाई डी एक्स 0 के इक्वल होगा। अब थर्ड रूल जो है वो प्रोडक्ट रूल यूज होगा, क्योंकि देखो q का दो फंक्शन है यहाँ, एक ये और दूसरा ये, तो दो फंक्शन है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। तो प्रोडक्ट रूल कैसे यूज करेंगे, मान लो कि y दो x के फंक्शन का प्रोडक्ट है, x के दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, ठीक है। तब इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, तो देखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, एक को कांस्टेंट ले लो, फिर दूसरे का डिफ्रेंशिएशन, फिर दूसरे को कांस्टेंट ले लो, पहले का डिफ्रेंशिएशन। इस तरह से, मतलब एक को कांस्टेंट लो, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन, फिर दूसरे को कांस्टेंट, पहले का डिफ्रेंशिएशन। इस तरह से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इसको, ये सब मैंने बस इसलिए बता दिया ताकि मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन में तुम लोगों को दिक्कत ना हो। तो डी ए बाई डी क्यू फाइंड करो। डी ए बाई डी क्यू अगर फाइंड करेंगे तो देखो ये तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाता है प्रोडक्ट में। तो अगर जैसे y इज इक्वल टू, इसी में बता देता हूँ, y इज इक्वल टू सी इंटू एक्स टू दी पावर n है, तो कांस्टेंट हमेशा बाहर रहेगा। डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे ना, तो कांस्टेंट बाहर ले लो, बस इसका डिफ्रेंशिएशन होता है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन जैसे होता है वैसे कर दो, तो कांस्टेंट हम बाहर आ जाता है। तो कांस्टेंट को बाहर ले लिया। अब बाकी चीज़ देखो, q को कांस्टेंट रखता हूँ मैं, या फिर इसको कांस्टेंट रख लो, उसके बाद q का डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो कितना आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू, मान लो कि फंक्शन q है, तो यहाँ पे q है और q के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, मतलब y इज इक्वल टू q है, मान लो dy बाई डी क्यू फाइंड करना है, q के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है। तो q का पावर कितना है, 1, तो 1 नीचे आएगा और q टू द पावर 1 माइनस 1 0, तो dy बाई डी क्यू कितना आ जाएगा, 1। तो dy बाई डी क्यू 1 आ गया। इसी तरह फिर प्लस करेंगे k स्क्वायर, इस बार इसको कांस्टेंट लेते हैं और इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो q कांस्टेंट है और माइनस q का डिफ्रेंशिएशन -1 होगा ना, -1 करके देखना इसी रूल से जैसे इस तरह से किया वैसे ही करके देखना, -1 हो जाएगा। तो यहाँ से k बाई आर स्क्वायर q माइनस क्यू। अब इसको 0 के इक्वल करेंगे तो q इज इक्वल टू 2q हो जाएगा, q इज इक्वल टू q बाई 2 हो जाएगा। यहाँ से ये एक्सप्रेशन आ जाता है, q इज इक्वल टू q बाई 2। तो चलो देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट कैसे जनरेट हुआ। तो पिछले वीडियो में जब मैंने कूलम्ब्स लॉ के ऊपर बात की थी, सुपरपोजिशन थ्योरम के ऊपर बात की थी, तो उसमें हमने फोर्स का डिस्कशन किया था। वहीं से आता है ये टर्म इलेक्ट्रिक फील्ड।
आखिर अगर कोई चार्ज रखा हुआ है, उस चार्ज से कितनी दूरी पे दूसरा चार्ज रखा जाए कि इस चार्ज की वजह से इस चार्ज पे फोर्स लगे, क्योंकि फोर्स के लिए मिनिमम 2 बॉडी का होना जरूरी है, तभी तो फोर्स एग्जर्ट होगा। कूलम्ब्स लॉ की एक्सप्रेशन से भी के क्यू इंटू आर स्क्वायर से भी देखेंगे तो 2 बॉडी का होना जरूरी है। तो आखिर इस बॉडी से कितनी दूरी पे दूसरे बॉडी को रखे ताकि इसकी वजह से इस पे फोर्स एग्जर्ट हो, यहीं से कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। उसी रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो जिस रीजन में द इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन अराउंड द चार्ज वेयर इट कैन इन्फ्लुएंस एनी अदर चार्ज, मतलब जिस रीजन में किसी चार्ज के जिस रीजन में दूसरे चार्ज इस चार्ज का फोर्स एक्सपीरियंस करता हो, इस चार्ज की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करता हो, उस रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अब सेकंड डिफिनीशन भी सेम है, बस इसमें है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। तो ऐसा जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ दो चार्जेस रखे हुए तभी फोर्स एग्जर्ट हो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस का मतलब हुआ लाइन चार्ज भी हो सकता है। तो अगर एक लाइन चार्ज है और एक और दूसरा चार्ज रखा हुआ है तो उसके बीच भी फोर्स एग्जर्ट होता है। तो आखिर किसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस से कितनी दूरी पे दूसरी चार्ज को रखे कि इसकी वजह से फोर्स एग्जर्ट हो। मान लो ये लाइन चार्ज है, इससे कितनी दूरी पे दूसरे चार्ज को रखे ताकि इस चार्ज पे फोर्स एग्जर्ट हो, उसी रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो अगर पॉइंट चार्जेज की बात करें तो देखो, अगर पॉइंट चार्जेज की मैं बात करूँ, अगर इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस r है तो कूलम्ब्स लॉ से फोर्स का एक्सप्रेशन क्या आ जाता है, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब कहाँ तक फोर्स एग्जर्ट होगा, तो जहाँ जीरो होगा वहां पता चल जाएगा कि कहाँ फोर्स जीरो हो रहा है, उसके पहले फोर्स कुछ ना कुछ लगेगा। तो कहाँ फोर्स जीरो होगा, तो देखो अगर r इनफाइनाइट को टेंड करूँ तो फोर्स जीरो होगा। तो फोर्स जीरो कब होगा, व्हेन r टेंड्स टू इनफाइनाइट, मतलब r अगर इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है तो फोर्स जीरो होगा। इसका मतलब ये हुआ इस एक्सप्रेशन से यहाँ से एक कंक्लूजन निकल के ये सामने आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एक्सटेंड अप टू इंफिनिटी। मतलब एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन्फिनिटी तक होता है। यहीं से देख लो, आखिर इलेक्ट्रिक फोर्स जहां फोर्स जीरो होगा उसके पहले कुछ ना कुछ तो फोर्स लग रहा होगा। इस चार्ज की वजह से अगर कहीं भी चार्ज रखा जाए तो उन दोनों के बीच फोर्स एग्जर्ट होगा। इसीलिए ये कंक्लूजन यहाँ से आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉइंट चार्ज की वजह से वो इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को 2 फंक्शन के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो वेक्टर फंक्शन हो या स्केलर फंक्शन हो। वेक्टर फंक्शन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलेंगे, और स्केलर फंक्शन को, जिस स्केलर फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यूज करेंगे, उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगी वीडियो में कवर करूंगा मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ देखते हैं क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं इसको। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज लिखने का मतलब क्या हुआ, थोड़ी देर में टेस्ट चार्ज के बारे में बताऊंगा मैं, तो वहां से क्लियर हो जाएगा कि ये पॉजिटिव चार्ज क्यों लिखा हुआ है। तो उसी वेक्टर को, मतलब फोर्स बाई पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो यहाँ से एक बात और क्लियर हो गई होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो फोर्स के डायरेक्शन के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फोर्स वेक्टर है, ये तो स्केलर क्वांटिटी है, इससे फर्क पड़ना नहीं है डायरेक्शन में, इसी से फर्क पड़ना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो फोर्स के डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ से डायरेक्शन क्लियर हो गया, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज अलोंग फोर्स वेक्टर। यहां से ये बात क्लियर है। अब ये तो एक्सप्रेशन है, इसको रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है। तो यहाँ से यूनिट भी आ जाएगा। कैसे, फोर्स का यूनिट कितना होता है, न्यूटन। यूनिट की बात करूं मैं तो फोर्स का यूनिट कितना होता है, न्यूटन, और क्यू नॉट का कुलम। तो यूनिट कितना आ गया, न्यूटन पर कुलम। यहाँ से यूनिट आ गया। तो इस एक्सप्रेशन से 2 चीज़ें हमें पता चल रही कि डायरेक्शन जो होता है वो फोर्स वेक्टर की तरफ होता है, और यूनिट जो होता है न्यूटन पर कुलम होता है। एक और बात यहाँ से ध्यान देने वाली है कि जैसे डायरेक्शन के बारे में बात करूँ तो अगर क्यू है, क्यू पे डायरेक्शन मुझे फाइंड करना है क्यू नॉट की वजह से, मतलब रखा हुआ अगर इस चार्ज पे हमें फील्ड का डायरेक्शन निकालना है इस चार्ज पे, तो फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा। तो अगर क्यू नॉट है तो पता है 2 पॉजिटिव चार्ज की वजह से फोर्स जो होगा अवे होगा। तो इस चार्ज की वजह से फोर्स इस पे इधर लगेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से इधर लगेगा, और इस चार्ज की वजह से इधर लगेगा। तो इस तरह से
जैसे फोर्स का देखते हैं वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखेंगे किसी चार्ज पे। अब इस एक्सप्रेशन को समझते हैं आखिर लिमिट के फॉर्म में लिखने का मतलब क्या है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी कि पॉइंट चार्ज की वजह से कहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटेंड होता है, इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट तक फोर्स जीरो होता है, उसके पहले कुछ ना कुछ फोर्स होगा, तो कहाँ तक एक्सटेंड करता है, इनफाइनाइट तक। तो अगर क्यू जीरो होगा तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट होगा। इसका मतलब ये हुआ इनफाइनाइट के पहले हम कहीं भी चार्ज रखेंगे तो उस पर फोर्स एक्सपीरियंस होगा किसी दूसरे चार्ज की वजह से। तो यही कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के एक्सप्रेशन में एक टर्म आया था क्यू नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के एक्सप्रेशन में एक टर्म आया था क्यू नॉट। इसी क्यू नॉट टर्म को हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं। अब इसके कुछ खास प्रॉपर्टी होते हैं, जो चार्ज इन तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा वही टेस्ट चार्ज कहलाएगा, वरना टेस्ट चार्ज नहीं कहलाएगा। क्या प्रॉपर्टीज हैं? तो एक प्रॉपर्टी ये कि ये पॉइंट चार्ज होना चाहिए, दूसरा ये है कि ये पॉजिटिव होना चाहिए, और थर्ड ये है कि ये स्मॉल इन मैग्नीट्यूड होना चाहिए। मतलब अगर चार्ज पॉइंट चार्ज है, अगर चार्ज पॉजिटिव है और उसका मैग्नीट्यूड कम है तभी वो टेस्ट चार्ज कहलाएगा, वरना टेस्ट चार्ज नहीं कहलाएगा। टेस्ट चार्ज से रिलेटेड एक और बात इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज होता है। तो ये 4 बात टेस्ट चार्ज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है जिसे आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो, अगर कोई चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए मैंने बोला है कि टेस्ट चार्ज का होना, जो टेस्ट चार्ज रखेंगे उसके बाद फिर देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो अगर क्यू नॉट टेस्ट चार्ज रखा हुआ है और ये पॉजिटिव क्यू है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है क्यू, तो यहाँ से अगर डिस्टेंस आर है तो यहाँ से हमें पता है कि कूलम्ब्स लॉ से फोर्स का एक्सप्रेशन कितना होगा, के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। और अभी थोड़ी देर पहले इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वाला जो फार्मूला था E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट, वहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड का इजी तरीके से फार्मूला फाइंड कर पाएंगे। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कितना हो जाएगा, के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर अपॉन क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना आ गया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। मैंने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। देखो इस एक्सप्रेशन से क्लियर हो गया कि टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। अब डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्शन देख लो, क्या बोला था, फोर्स का डायरेक्शन जो होता है, तो फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, इस पॉइंट पे बताओ किधर होगा, इसकी वजह से इधर होगा इधर। तो क्योंकि अवे होगा, पॉजिटिव चार्ज है दोनों, ये तो पॉजिटिव होता है ये भी पॉजिटिव है तो अवे होगा। तो यहाँ से फोर्स वेक्टर ये है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर किधर हो जाएगा, जिधर फोर्स वेक्टर होता है उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ये हो गया, ये फोर्स वेक्टर है। तो यहाँ से अगर पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्शन ये होगा। अब यही निगेटिव चार्ज ले लेते और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होता तो एक्सप्रेशन तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन ये मान लो कि माइनस क्यू है तो इसके यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, तो फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, टुवर्ड्स क्यू नॉट, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव है तो फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड्स होगा। तो फोर्स का डायरेक्शन अगर ये है तो ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी यही होगा। तो इस तरह से डायरेक्शन फाइंड करते हैं, मैग्नीट्यूड तो वही हो जाएगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कितना हो जाएगा, के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, माइनस लगाओ क्योंकि माइनस क्यू है। तो माइनस का मतलब क्या हुआ, वेक्टर में निगेटिव, यहाँ से निगेटिव आया उसका मतलब क्या हुआ, जो डायरेक्शन पॉजिटिव का होता है उससे अपोजिट डायरेक्शन होगा। तो पॉजिटिव के लिए डायरेक्शन इधर था, निगेटिव के लिए इधर हो जाएगा। तो इस तरह से एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे पॉइंट चार्ज की वजह से, और फिर फोर्स का एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे और फिर वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो ये फार्मूला याद रखो, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला के क्यू अपन आर स्क्वायर होता है, डायरेक्शन जो फोर्स का होता है वही इसका होता है। अब इसके बाद एक जो इम्पोर्टेंट टर्म आता है इसमें, जैसे फोर्स में भी हमने देखा था, तो इसमें भी वो इम्पोर्टेंट टर्म है, वो टर्म है सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या था, उसमें क्या था, सुपरपोजिशन थ्योरम यही था कि अगर कोई एक चार्ज की वजह से फोर्स जो है वो बाकी अदर चार्जेस की वजह से जो फोर्स है उससे इंडिपेंडेंट होता है, यही था ना। जैसे अगर मैं ये ले लूँ कि अगर क्यू चार्ज है और इसमें बहुत सारे चार्जेज है, Q1 Q2 Q3 Q4, मान लो ये 4 चार्जेज है, तो इनकी वजह से जो फोर्स है वो इंडिपेंडेंट होगा। जैसे इसकी वजह से मान लो फोर्स F4 है, इसकी वजह से फोर्स इधर डायरेक्शन होगा ना इस पे, तो मान लो कि फोर्स F4 है, इस पे F3 हो गया, इस पे F2 हो गया, इस पे F1 हो गया। तो क्या था सुपरपोजिशन थ्योरम कि ये जो फोर्स है इन तीनों फोर्स से इंडिपेंडेंट है, ये फोर्स है वो इन तीनों फोर्स से इंडिपेंडेंट है।
मतलब एक चार्ज को अगर हटा देंगे तो बाकी 3 चार्ज की वजह से जो फोर्स है वो उतना ही रहेगा, उस अदर चार्ज की वजह से उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। तो सेम फोर्स की तरह इलेक्ट्रिक फील्ड भी, बस यहाँ पे फोर्स की जगह मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हो जाएगा। वही है सुपरपोजिशन थ्योरम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी। तो अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो ई नेट, तो क्या करेंगे, जनरली ऐड कर देंगे। इस सिस्टम के लिए नेट कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4। अब मान लेता हूँ कि ये चारों आर डिस्टेंस पे है, तो यहाँ से ई नेट कितना आ जाएगा, E1 का एक्सप्रेशन कितना होगा बताओ, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि टेस्ट चार्ज पे तो डिपेंड करता है नहीं, इस पर डिपेंड करता है। तो कितना आ गया एक्सप्रेशन, 4 KQ अपॉन आर स्क्वायर। तो ई नेट ऐसे आ गया। अब सुपरपोजिशन थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर ये हटा दूं मैं तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, इन तीनों की वजह से जो फोर्स था वो रहेगा। अगर E4 हटा दूं, मान लो E4 हटा दूं तो क्या होगा, ये हट जाएगा, ये टर्म नहीं रहेगा, ये टर्म नहीं रहेगा, तो इस पर बाकी 3 की वजह से जो फोर्स है उस पर अंतर थोड़ी आने वाला है। तो यही कहता है सुपरपोजिशन थ्योरम। तो पॉइंट चार्ज से रिलेटेड जितनी भी बातें थी वो मैंने बता दी, ये इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, और सुपरपोजिशन थ्योरम से अगर मल्टीपल चार्जेज हों तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट कैसे फाइंड करते हैं वो मैंने डिस्कस किया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज में एक और इंपॉर्टेंट बात है, ग्राफ पूछता है एग्जाम में। तो ग्राफ पे मैं एक सेपरेट वीडियो कवर करूंगा जिसमें मैं डिफरेंट कंडीशन में कैसे ग्राफ बनाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेज आर का, उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए इसमें देख लेते हैं पॉइंट चार्ज में। तो 2 केसेज आते हैं, फॉर पॉजिटिव क्यू एंड फॉर नेगेटिव क्यू। दो ग्राफ देखेंगे हम, पॉजिटिव क्यू के लिए और नेगेटिव क्यू के लिए। पहले एक जो कन्वेंशन है उसको देख लेते हैं। इधर अगर राइट में डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का तो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस में ग्राफ होगा, अगर लेफ्ट में होगा तो निगेटिव वाई एक्सिस में होगा। इसको याद रखना है और इसी के अकॉर्डिंग ग्राफ देखेंगे। तो पॉजिटिव क्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगा। तो देख लेते हैं, अगर क्यू सेंटर पे रखा हुआ है मैं मान लेता हूँ, तो इधर अगर टेस्ट चाहे तो इसकी वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा और इसकी वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, इसकी इधर टेस्ट चार्ज की वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता चल गया, इधर होगा, इसके पॉजिटिव एक्स में इधर होगा और निगेटिव एक्स में इधर होगा। तो अगर राइट में डायरेक्शन है तो पॉजिटिव वाई एक्सिस में हमारा ग्राफ बनेगा। तो देखो एक्सप्रेशन देखो, अगर आर 0 है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वाई एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड और ये रेडियस है। तो रेडियस मतलब डिस्टेंस, तो डिस्टेंस अगर 0 है तो कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट से आएगा, इनफाइनाइट के लिए ग्राफ कैसे बनाते हैं, एसिम्पटोट बनता है, मतलब पैरेलली निकल जाता है वो वाई एक्सिस के, निकल जाएगा यहाँ से। अब इसी तरह अगर आर इनफाइनाइट हो तो 0 की तरफ टेंड करेगा, तो 0 की तरफ टेंड करते हुए इधर इनफाइनाइट को जाके 0 में मिलेगा, मतलब एसिम्पटोट इधर भी बनेगा। तो ये कैसा ग्राफ हो गया, हाइपरबोलिक ग्राफ हो गया। हाइपरबोलिक ग्राफ इस क्वाड्रेंट में। अब इधर के लिए देखते हैं, तो डायरेक्शन लेफ्ट में है तो निगेटिव वाई एक्सिस में ग्राफ देखेंगे। तो अगर आर 0 है तो ये इनफाइनाइट होगा, लेकिन निगेटिव वाई एक्सिस में माइनस इनफाइनाइट को टेंड करेगा, तो माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट हुआ। इसी तरह अगर निगेटिव माइनस इनफाइनाइट लेते हैं इस एक्सप्रेशन में तो ये 0 की तरफ टेंड करेगा, तो ये भी पैरेलली ग्राफ निकल जाएगा। तो पॉजिटिव के लिए ई वर्सेज आर का ग्राफ ऐसा आएगा। अब निगेटिव क्यू के लिए देखेंगे, तो निगेटिव क्यू के लिए देखो, निगेटिव क्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। इस पॉइंट पे किधर होगा, इधर, और इस पॉइंट पे किधर होगा, इधर। तो इस पॉइंट पे इधर, क्योंकि क्यू अगर यहाँ रख रहे हैं तो क्यू की वजह से इधर के पॉइंट के जितने भी पॉइंट से इधर के अगर क्यू रखा हुआ है निगेटिव क्यू, तो इधर ही अगर टेस्ट चार्ज रखा हुआ है तो इस पर डायरेक्शन किधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, इधर। और अगर इधर रखा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। इस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। तो यहाँ से देखो, अगर निगेटिव वाई एक्सिस है मतलब लेफ्ट साइड है, मतलब निगेटिव वाई एक्सिस में ग्राफ बनेगा। एक्सप्रेशन तो वही रहने वाला है, माइनस लगेगा बस। तो अगर आर 0 है तो कितना हो जाएगा, आर 0 के लिए निगेटिव वाई एक्सिस में बनाओ तो ये माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होगा, फिर आर इज इक्वल टू इनफाइनाइट के लिए 0 की तरफ टेंड करेगा, तो ये एसिम्पटोट पैरेलली बन जाएगा, पैरेलली ये पास कर जाएगा। तो ये भी हाइपरबोलिक बना, बस क्वाड्रेंट चेंज हो गया। इसी तरह इधर पॉजिटिव वाई एक्सिस में सेम इसी तरह का ग्राफ बन जाएगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का ग्राफ ये 2 कंडीशन में बनता है। ये ध्यान रखने वाली बात है क्योंकि एग्जाम्स में ऐसे ग्राफ पूछते हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट जो है। नेक्स्ट पार्ट ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करना है रिंग चार्ज की वजह से। तो रिंग चार्ज की वजह से कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो पहले तो एलिमेंट लेना पड़ेगा। एलिमेंट वाला कॉन्सेप्ट मैंने फोर्स में भी समझाया था, यहाँ भी समझा देता हूँ। हर पॉइंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो वेरी कर रहा है। देखो
इस पॉइंट की वजह से इधर, इस पॉइंट की वजह से इधर, इस पॉइंट की वजह से इधर, जैसे जैसे इस पॉइंट की वजह से इस डायरेक्शन में आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वैरी करने की वजह से हमें एलिमेंट के फॉर्म में लेना पड़ेगा। हर एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के ऐड करते हैं तो आ जाता है। तो ऐड कैसे करते हैं? इंटीग्रेट करके। तो इसमें इंटीग्रेशन से ऐड करते हैं ऐसे एलिमेंट में। तो एक एलिमेंट की वजह से पहले निकाल लेंगे ई, उसके बाद फिर उसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे एक और दूसरी बात जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि साइन थीटा वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट की वजह से जो है, इस पॉइंट की वजह से उधर ही होगा साइन थीटा। जैसे इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आया तो साइन थीटा इधर, इस पॉइंट की वजह से है अगर इधर तो इस पॉइंट की वजह से इधर, मतलब कैंसिल करते जाएगा वाई कंपोनेंट। बस बचेगा क्या? एक्स कंपोनेंट। तो एक्स कंपोनेंट के लिए देख लेते हैं एक्सप्रेशन। तो देखो पहले तो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इस पे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है इस पे रिंग पे, तभी हम ये एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। तो Q का क्या हो जाएगा? Q कितना हो जाएगा? देखो लैम्डा पहले फाइंड हुआ, लैम्डा कितना हो जाएगा? Q अपॉन 2 पाई आर। लैम्डा क्या होता है? चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा? Q टोटल चार्ज है, टोटल लेंथ कितना होगा रिंग का? 2 पाई आर। तो लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन 2 पाई आर हो गया। लैम्डा आ गया तो अब डी क्यू के लिए फाइंड कर लेंगे। डी क्यू कितना हो जाएगा? लैम्डा इंटू डी एल। तो Q अपॉन 2 पाई आर डी एल। अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? डी के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगा। अब आर कितना है? आर क्या होता है? डिस्टेंस। डी क्यू का डिस्टेंस कितना है? आर। तो आर कैसे, आर कितना हो जाएगा? देखो अगर ये आर है, कैपिटल आर, ये एक्स है, तो आर कितना होगा पाइथागोरस थ्योरम से? आर इज इक्वल टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो आर स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको लिख दूँ के डी क्यू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका रूट का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। हमें डी से मतलब नहीं है, क्योंकि डी नहीं फाइंड करना है, डी कॉस थीटा फाइंड करना है, डी एक्स फाइंड करना है। क्यों? क्योंकि वाई कंपोनेंट तो कैंसिल होगा, तो डी एक्स कितना हो जाएगा? डी कॉस थीटा। अब कॉस थीटा यहाँ से फाइंड कर लो, इजी है कॉस थीटा फाइंड करना। ये अगर थीटा है तो कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा कितना होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस कितना है? बेस। बेस कितना है? एक्स। हाइपोटेन्यूस कितना है? रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। बस कॉस थीटा की जगह रख देंगे तो डी एक्स आ जाएगा हमारे पास। डी एक्स कितना आ जाएगा? के डी क्यू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो के एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 डी क्यू आ गया। अब डी एक्स आ गया तो डी एक्स को इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें इसका एक्सप्रेशन मिल जाएगा ई का। तो के एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 डी क्यू। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखो ई एक्स आ जाएगा, ई एक्स हमारे पास आ जाएगा के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। क्योंकि डी क्यू का इंटीग्रेशन कितना होगा? सारे डी क्यू को ऐड करेंगे या फिर इंटीग्रेट भी करेंगे तो क्यू आएगा हमारे पास। 0 से पाई भी इंटीग्रेशन लेता हूँ, 0 से 2 पाई, क्योंकि 0 से 2 पाई है पूरा रिंग बन रहा है, तो भी क्यू आएगा। यहाँ से भी देख लो, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है। डी क्यू का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? अगर डी क्यू एक पार्ट का है, पूरे पार्ट में क्यू चार्ज है तो सारे का समीशन मतलब क्यू। तो ई एक्स एक्सप्रेशन आ गया के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। तो यही एक्सप्रेशन होता है रिंग की वजह से, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब एक्सप्रेशन फाइंड कर लिए, डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन तो पता चल ही गया, ई का डायरेक्शन इधर होगा, तो डायरेक्शन पता चल गया। इधर इसी तरह इधर डायरेक्शन फाइंड करेंगे, इधर अगर पॉइंट चार्ज रखा हुआ है तो इधर इस लेफ्ट साइड में डायरेक्शन हो जाएगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है, इससे कुछ कंक्लूजन निकल के सामने आ रहा है। देखो क्या सब देखते हैं, इससे कुछ कंक्लूजन सामने निकल के आ रहा है इस एक्सप्रेशन से। फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है? कंक्लूजन देखो, अगर इसमें अगर x 0 हो जाए तो ये 0 हो जाएगा, है ना। q तो 0 होना नहीं है, क्योंकि q है इस पे, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा। तो अगर x 0 हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो x अगर 0 होगा तो मतलब जो टेस्ट चार्ज है वो यहाँ पे रखा हुआ, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से क्या आ रहा है एक्सप्रेशन? इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग इज, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ रिंग इज 0। रिंग की बात कर रहा हूँ, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। अगर नॉन यूनिफॉर्मली होगा तो 0 नहीं होगा, उसके लिए दूसरा एक्सप्रेशन आएगा। यहाँ से देखेंगे, सेकेंड ऑब्जर्वेशन यहाँ से देखेंगे कि x जो है वो r से बहुत बड़ा हो, x इज ग्रेटर देन वेरी ग्रेटर देन r, तो क्या हो? तो फिर क्या होगा? तो देखो अगर x बहुत बड़ा है, r बहुत छोटा है, तो हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा?
के क्यू एक्स अपॉन आर को निगलेक्ट कर दो तो एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 कैंसिल, तो के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो अगर x बहुत बड़ा है, x बहुत दूरी पे टेस्ट चार्ज रखा हो, वहाँ पे अगर हम एक्सप्रेशन फाइंड करने इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है इससे रिलेटेड वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ होता है रिंग चार्ज की वजह से। तो इसे तुम्हें कमेंट सेक्शन में बताना है कि रिंग चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ होता है। फाइंड करने का तरीका तुमको पता है, फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बताया कि मिनिमम या मैक्सिमम कैसे फाइंड करना होता है। डिफरेंशिएट करो, 0 के इक्वल करो, वहाँ से जो रिलेशन आएगा वहीं से पता चल जाएगा कि किस कंडीशन पे ये मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। तो क्या करना है, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना और 0 के इक्वल करना, वहाँ से एक एक्सप्रेशन आएगा, रिलेशन आएगा, x और r में वही रिलेशन बताना है। तो ये मैं कमेंट सेक्शन में चाहूँगा कि तुम इसको सॉल्व करो और कमेंट सेक्शन में पूछो। अगर नहीं आए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको बता दूंगा। तो मैक्सिमम किसी पॉइंट पे होता है। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का रिंग की वजह से। तो अगर रिंग पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ग्राफ देखते हैं। तो देखो अगर इस पॉइंट की मैं बात करूँ तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर है, EX के डायरेक्शन में। इधर के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर के डायरेक्शन में। और कन्वेंशन तुमको पता है, राइट में पॉजिटिव वाई एक्सिस और लेफ्ट में निगेटिव वाई एक्सिस। और भी कुछ बातें ध्यान रखना, जैसे ई का एक्सप्रेशन क्या है, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। ई इज इक्वल टू 0 कहाँ है, एट सेंटर, मतलब ग्राफ में चेंज आने वाला है। पॉइंट चार्ज की वजह से 0 पे कहाँ रहता था, इनफाइनाइट, यहाँ पे कहाँ रहेगा, सेंटर 0 पे रहेगा, क्योंकि एक्स ई इज इक्वल टू 0 कहाँ है, सेंटर पे। सेंटर पे एक्स कितना है, 0। एक्स वर्सेज जी का ग्राफ देख रहे हैं तो सेंटर पे ही 0 है। मैंने बताया कि मैक्सिमम कहीं ना कहीं मैक्सिमम अटेंड करेगा, फिर मैक्सिमम अटेंड कर किया, फिर एक्स इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे एक्सप्रेशन कहाँ चला जाएगा, 0 के तरफ, 0 के तरफ एक्सप्रेशन जाएगा। तो 0 के तरफ इसको टेंड कराओ। कैसे पता चला कि 0 के तरफ जाएगा, लिमिट निकालेंगे इसका, एक्स नीचे लाएंगे क्योंकि इधर का नीचे का क्वांटिटी बड़ा है, एक्स नीचे ला के डिवाइड कर देंगे इसको, फिर भी एक्स नीचे बचेगा। तो नीचे एक्स बचा, तो नीचे एक्स बचने का मतलब इनफाइनाइट रखने पे क्वांटिटी 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी मतलब इनफाइनाइट पे 0 को टेंड करेगा, तो पैरेलली एसिम्पटोट ये बना लेगा, पैरेलली निकल जाएगा एक्स एक्सिस पे। अब निगेटिव इधर बात करें हम, निगेटिव एक्स एक्सिस में, मतलब इधर तो डायरेक्शन किधर है, लेफ्ट में, निगेटिव वाई एक्सिस में ग्राफ बनने वाला है। 0 पे तो 0 होगा और इसी तरह माइनस इनफाइनाइट पे 0 को टेंड करेगा। तो रिंग की वजह से जो ई वर्सेज एक्स का ग्राफ है वो कुछ ऐसा बनेगा। तो इस वीडियो में बस यहीं तक। इस वीडियो में हमने बात की इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ रिंग। ये 4 टॉपिक मेनली इस वीडियो में हमने कवर किए। इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड जो नेक्स्ट पार्ट है, जो नेक्स्ट इसका सेगमेंट है, जैसे लाइन चार्ज की वजह से हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर स्फीयर्स की वजह से हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर एक और सेपरेट वीडियो में लेकर आऊँगा जिसमें मैं बात करूँगा ग्राफ के ऊपर कि ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं ई वर्सेज आर का। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट वीडियो होगा क्योंकि ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आपको अगर कोई डाउट्स हो रहे हों किसी टॉपिक में तो आप हमसे डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके हमसे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। जो भी PDFs मैं प्रोवाइड करूँगा या फिर कर दिया है वो आप सॉल्व करें, और उसमें भी डाउट्स हो रहे हैं तो हमसे ज़रूर पूछें, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना और डाउट्स पूछना इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्टडी का, खासकर जब आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हों। उस केस में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले दिनों में एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज़, एजुकेशनल कॉन्टेंट आपको इस चैनल के थ्रू मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।